हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बाल विकास। बाल विकास के सिद्धांत के एमसीक्यू आज दोस्तों हम हल करने वाले हैं और उसके सभी विकल्पों को हम व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो बाल विकास का कोई भी बाल विकास के सिद्धांत का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि हम इसमें सभी विकल्पों की व्याख्या समझेंगे और बाल विकास के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वे आंतरिक और बाह्य दोनों कारक होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अधिगम, उम्र, प्रजाति, लिंग, पोषण, संस्कृति, और वंशानुक्रम, वातावरण। दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और अधिगम, दोस्तों विकास के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? विकास के अधिगम का सिद्धांत दिया था रिचार्डसन, सीयर्स ने। विकास के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? रिचार्डसन सीयर्स ने दिया था। इन्होंने, इसका मतलब होता है दोस्तों कि विकास और अधिगम में एक संबंध होता है। वो कौन सा संबंध होता है विकास और अधिगम में? विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। दोस्तों, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि विकास और अधिगम में किस तरह का संबंध होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बाल विकास में जो है अधिगम का जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, विकास और अधिगम का संबंध कैसा होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है? निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास जो है उनके डैश के अनुरूप होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत होता है विकास एक धीमी और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का मतलब या निरंतर का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। जन्म से या गर्भावस्था से, ठीक है ना, ये गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। विकास कब से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक विकास चलता रहता है। तो ये किसका सिद्धांत होता है? ये होता है निरंतरता का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा है बालकों का विकास उनके रिक्त स्थान अनुरूप होता है, मतलब किसके अनुरूप होता है? तो दोस्तों, बालकों का जो विकास होता है वो विकास वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत के अनुरूप होता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। दोस्तों, अब ये क्या होता है? वैयक्तिक अंतर क्या होता है? बालकों का विकास उनके खुद के वैयक्तिक अंतर के अनुरूप होता है, यानी वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत के अनुरूप होता है। वैयक्तिक अंतर होता है दोस्तों, सभी बच्चों में विकास जो है एक समान तो होता है, लेकिन एक समय के अनुसार नहीं होता। एक समय के अनुसार कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सभी बच्चों में विकास होता तो जरूर है, लेकिन उसका रूप अलग अलग होता है। सभी बच्चे के अनुसार जो है विकास, बच्चों में विकास का स्वरूप ढलता है। जैसे किसी बच्चे में कम बुद्धि है, किसी बच्चे में ज़्यादा बुद्धि है, कोई बच्चा प्रगतिशील है, प्रतिभाशाली है, ठीक है, कोई बच्चा मंद बुद्धि है। तो जो विकास होगा वो बच्चे के
व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत के अनुरूप होगा। जैसे भी बच्चे में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी दोस्तों, व्यक्तिक अंतर का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। दो बच्चे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कभी भी वे एक जैसे नहीं होंगे, चाहे वे जुड़वा ही क्यों ना हो। ये होता है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत के दौरान जो है बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है, यानी उनके व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत के अनुरूप होता है। दोस्तों और भी बाल विकास के सिद्धांत हैं, जैसे अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, और है दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तो हो गया। वसानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत और व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। एक होता है मस्तोमुखी, या फिर इसको बोलते हैं अधोमुखी विकास का सिद्धांत। कहने का मतलब है अधोमुखी या मस्तके अधोमुखी का मतलब होता है विकास जो है सिर से पैर की ओर चलता है। किससे? सिर से पैर की ओर चलता है, ना कि पैर से सिर की ओर चलता है। और दोस्तों और भी सिद्धांत हैं बाल विकास के। समान प्रतिमान का सिद्धांत, निश्चित क्रम या अनुक्रमिकता का सिद्धांत, अविलोमता का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत, वर्तालुकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो है बाल विकास के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास का आयाम है शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। दोस्तों विकास का जो आयाम है वो चीज तीनों है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। विकास के आयाम जो हैं शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं और संवेगात्मक भी हैं। ठीक है, और दोस्तों इससे अलग भी विकास के आयाम हैं। ये तीनों तो हैं ही हैं, इससे अलग भी जो है विकास के आयाम हैं, जैसे भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास तो हो गया हमारा, यहाँ संवेगात्मक हो गया, ओ सॉरी संज्ञानात्मक नहीं है ना, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सावेगिक यानी संवेगात्मक, है ना। सावेगिक या सावेगात्मक एक ही होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सावेगिक विकास, ये सब क्या है? ये सब विकास के आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया है? पियाजे ने, पावलोव ने, स्किनर ने या फिर वाइगोत्स्की ने? तो दोस्तों सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है वाइगोत्स्की ने। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समाज से जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन हो और उसमें वाइगोत्स्की हो ऑप्शन में, तो वहाँ ज़्यादातर जो है 90% चांस होते हैं कि वाइगोत्स्की सही होंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, और सामाजिक सिद्धांत पे जो है सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की ने ही बल दिया है। समाज से संबंधित जो बल दिया है वो सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सब किसने दिए हैं? ये सब वाइगोत्स्की ने दिए हैं। विकास का क्रम कब शुरू होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, गर्भाधान
किशोर अवस्था में। दोस्तों विकास विकास ध्यान रखना, विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। जब माँ के पेट में जो है गर्भ धारण होता है, उसी दौरान बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो विकास कब से शुरू होता है, विकास का क्रम गर्भाधान से। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों विकास गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है ना, जब तक विकास चलता रहता है। इसलिए एक विकास में जो है एक निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत जो है इसी पर आधारित है। विकास एक धीमी और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो दोस्तों बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्योंकि दोस्तों सभी बच्चे जो है एक ही शिक्षण विधि से या एक ही अधिगम शैली से नहीं सीख सकते। ठीक है, सभी बच्चे के लिए भी अलग अलग विधियाँ जो है शिक्षक उपयोग में नहीं ला सकता है, लेकिन कुछ शिक्षण विधियाँ होती हैं जो बच्चों के अनुरूप शिक्षक लगा सकता है अधिगम के दौरान। ठीक है, तो इसलिए शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तरीके उनके सीखने के। हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता। हर बच्चे में जो है एक व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ठीक है, उनमें अंतर होता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के में यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान, ध्यान रखना बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन है। या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन कहाँ किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, समन्वयन का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है, और निरंतरता का सिद्धांत भी, और समन्वय का भी सिद्धांत जो होता है विकास का सिद्धांत है। ये तीनों जो है विकास के सिद्धांत हैं, या विकास या वृद्धि के भी कह सकते हैं ना, विकास और वृद्धि के सिद्धांत हैं। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वसानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। दोस्तों अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था जहां हमने देखा था विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वसानुक्रम और पर्यावरण ये दोनों क्या हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास वसानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो ये विकास के सिद्धांत के अनुसार है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभी मैंने बताया था विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है जब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमारा ये भी विकास का सिद्धांत हो जाता है। और विकास में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित हो सकता है ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये अंतःक्रिया है ना। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सभी विकास के क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
क्योंकि इसमें एक विकास का सिद्धांत है निश्चित क्रम का सिद्धांत, या फिर उसको बोलते हैं अनुक्रमिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो जो है हमारा बाल विकास का सिद्धांत है। और सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, बिल्कुल। ये भी हमारा विकास का सिद्धांत है। और विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन दोस्तों सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है देखो विकास, यहाँ कह रहा सभी विकास और अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना या सिखाना। तो क्या सभी बच्चे, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं और शिक्षक उन सबको जो है अधिगम दे रहा है या कोई चीज़ सिखा रहा है, तो क्या सभी बच्चे एक समान गति से उसको सीख जाएंगे? ऐसा नहीं है ना दोस्तों। कोई बच्चा देर से सीखेगा, कोई बहुत देर से सीखेगा, कोई जल्दी सीख जाएगा। ठीक है ना, सभी बच्चों की एक समान गति से अधिगम की क्षमता नहीं होती है। सभी बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ये उनका गुण होता है। ठीक है, तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। हाँ, विकास सब में होता है, सब में समान होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, विकास सब में समान हो सकता है, लेकिन एक समान गति से आगे बढ़ सकता है कि कोई बच्चा तो 6 महीने में जो है चलना शुरू कर दिया, कोई बच्चा 9 महीने में चलता है ना, या सभी बच्चे जो हैं 6 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, या सभी बच्चे 12 महीने या 1 साल में शुरू करते हैं सीखना, है ना। सभी बच्चे अलग अलग समय में सीखना शुरू करते हैं। कोई बच्चा 8 महीने में, कोई 12 में, कोई 15 में, कोई और भी ज़्यादा लेट से चलना सीखता है। तो यही होता है एक समान गति से आगे बढ़ना। ठीक है ना, असमान गति से आगे बढ़ना। जबकि ये क्या कह रहा है, एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकास तथा अधिगम जो है असमान गति से आगे बढ़ते हैं, एक समान नहीं, असमान। क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देर से चलना सीखते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा देर से चलना सीखते हैं या बोलना शुरू करते हैं। सभी बच्चे जो बोलने की शुरुआत भी सभी बच्चों में अलग अलग समय में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में, सभी बच्चों में बोलने की जो शुरुआत होती है वो 1 साल के अंदर आ जाती है, या 18 महीने के अंदर सभी बच्चे बोलने शुरू हो जाते हैं, नहीं है ना। सभी बच्चे अलग अलग समय के अनुसार बोलते हैं। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यही हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। और यहाँ गलत ही पूछा है, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच की अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों। नहीं, नहीं होता दोस्तों। विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच की अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, नहीं होता। तो हमारा यही ऑप्शन यहाँ कट जाता है। और ये पूछ रहा है कौन सा बाल विकास का ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वता तथा अनुभव के, दोस्तों ये तो राइट होगा हमारा। ठीक है ना, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। दोस्तों क्या विकास में प्रत्येक बच्चे की गति, जो उसका समय होगा कि हाँ ये बच्चा 1.5 महीने में या 6 महीने में बोलना शुरू कर देगा या 9 महीने में चलना शुरू कर देगा, इसका अंदाजा अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता ना। तो ये भी विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ऐसा भी नहीं है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक नहीं है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। दोस्तों पुनर्बलन होगा ये, है ना। ठीक है ना, पुनर्बलन। तो दोस्तों विकास पुनर्बलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, यानी आप किसी भी बच्चे को डरा के या शाबाशी देकर उसका विकास कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो लेकिन विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, विकास सभी की, दोस्तों अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन करे हैं ये सारे ऑप्शन उसी से ही टच में है। ठीक है ना, विकास यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर यानी सतत, लगातार,
लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि ये कह रहा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। दोस्तों विकास की सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो अतः संबंधित होती हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी कट जाता है। विकास हमेशा रेखीय होता है। दोस्तों विकास रेखीय नहीं होता है, विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है या फिर चक्राकार होता है। विकास कैसे होता है? वर्तुलाकार या फिर चक्राकार, ठीक है। और सभी की विकास दर समान नहीं होती। हाँ, ये बाल विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। अभी मैंने बताया ना, किसी बच्चे को चलने में 9 महीने का समय लेता है, कोई बच्चा 12 महीने लेता है, कोई बच्चा 18 महीने लेता है, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा समय लगाता है, कोई बच्चा और ज़्यादा समय लगाता है बोलने में, ठीक है ना। तो इसीलिए सभी की विकास दर समान नहीं होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये बाल विकास का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे किससे संबंध है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों विकास कभी ना समाप्त होने वाली, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, कभी ना समाप्त होने वाली। जो चीज़ कभी नहीं समाप्त होगी तो वो क्या होगा? जब तक बच्चा गर्भ से शुरू हो जाएगा विकास और बच्चे के मृत्यु तक चलेगा, ठीक है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है, जब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये किससे संबंधित है? मैंने भी बताया था, निरंतरता के सिद्धांत से, है ना। विकास जो है निरंतर चलता है, लगातार चलता है, सतत चलता है। ये गर्भावस्था के से शुरू हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण में जो होता है, एक तरह से इसे कह सकते हैं, एकीकरण के सिद्धांत के दौरान संपूर्ण से बारीक की ओर विकास होता है। किससे? संपूर्ण से बारीक की ओर। तो दोस्तों ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, है ना। एकीकरण का सिद्धांत किस सूत्र पे चलता है? संपूर्ण से बारीक की ओर चलता है, ठीक है। या इसको जो है एकीकरण के सिद्धांत को संपूर्ण से बारीक की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों इसका अर्थ होता है, पहले जो बच्चा होता है, शिशु जो होता है, संपूर्ण शरीर पर जो है बच्चा अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हाथ पैरों पर नियंत्रण करना सीखेगा, उसके बाद में वो हाथ की उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखेगा, ठीक है। ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। विकास जो है एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार चलता है। ये प्रक्रिया कैसी चलती है? एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि आप देखो, कोई भी बच्चा होगा, जब भी आप उसको कोई चीज़ पकड़ाने की कोशिश करोगे तो वो अपने पूरे हाथों से लेने की कोशिश करेगा उसको, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे जब हाथों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वो फिर उसको उंगलियों से पकड़ता है। जब आप कोई भी चीज़ बच्चे को देते हैं खिलौना, तो वो उसको अपनी उंगलियों से पकड़ता है, ठीक है ना। तो वो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। और निरंतरता का सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था निरंतरता के बारे में, तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार निरंतरता से संबंधित जो है सिद्धांत बार बार ऑप्शन में या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ क्या होगा दोस्तों? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों अनुक्रमिकता का सिद्धांत भी है। अनुक्रमिकता का मतलब होता है अविलोमता का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, है ना। अविलोम्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी होता है, निरंतरता का सिद्धांत भी होता है, लेकिन दोस्तों प्रतिवर्ती का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षक को जो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है इससे,
यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ यह बच्चे को अनुशासित, अगर कोई शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान का उसके पास पूरा ज्ञान है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों के गुण होते हैं, क्या उनके दोष होते हैं, ये सब चीज़ का ज्ञान, पूरे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है एक शिक्षक को है, तो ये उसकी किस तरह से सहायता करेगा। यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करेगा कि बच्चों चुपचाप शांत बैठो, अनुशासन सहित रहो बिल्कुल कक्षा में। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्या इससे जो है एक शिक्षक बच्चे की परीक्षा परिणाम के दौरान प्रगति करा सकता है, उन्नति करा सकता है उसकी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। परीक्षा परिणाम में बच्चे की उन्नति तो होगी जब एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होगा, तो वो उसके अनुसार अधिगम के दौरान शिक्षण विधि को अपनाएगा, है ना, उसी से जो है उसको अधिगम कराएगा। इससे तो उसकी उन्नति होनी है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सीटेट में हमेशा सबसे मजबूत और सबसे बेहतर विकल्प को ही राइट माना जाता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। बिल्कुल, अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। बच्चे अभिप्रेरित होते हैं क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे की अधिगम में रुचि नहीं है, तो उसके लिए अध्यापक क्या करेगा, एक शिक्षक विधि, अलग से शिक्षण विधि अपनाएगा जिससे बच्चे में अधिगम के दौरान रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने भी बताया ना, सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है यहाँ, सबसे बेहतरीन विकल्प है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जब शिक्षक बच्चों के व्यवहार को समझ जाता है तो वो अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम, पूरी शिक्षा जो है बाल केंद्रित अपनाता है, बच्चे के अनुरूप अपनाता है। बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चे के अनुरूप शिक्षा को अपनाना, बच्चे की क्षमता के अनुसार कार्य कराना, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का होता है, अध्यापक का होता है, या फिर अभिभावकों का होता है, या फिर प्रशासक का होता है? तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान होता है वो बालक का होता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो अपनाई गई है वो इसी के अनुसार अपनाई गई है, बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जैसा बच्चा वैसा अधिगम, वैसा ही उसको शिक्षा दी जाए। बच्चे की ग्रहण शक्ति, उसकी क्षमता के अनुसार उसको अधिगम कराया जाए, उसको शिक्षा दी जाए। ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा, ना कि अध्यापक के अनुसार। मान लो जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो वो सबके लिए, सबको जो है एक समान रूप से पढ़ाता है ना, किसी में भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब बच्चों को गृह कार्य देना हो या कोई उनका टेस्ट लेना हो, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए शिक्षक को? बच्चों की क्षमता के अनुसार अलग अलग गृह कार्य या अलग अलग प्रश्न देने चाहिए। अगर कोई बच्चे का आईक्यू लेवल या उसकी बुद्धि जो है कमज़ोर है, बच्चे का आईक्यू लेवल कम है और किसी बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है, जिस बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है उसको कठिन प्रश्न दे हल करने के लिए, और जिस बच्चे का आईक्यू लेवल हल्का है या फिर कम है उसको जो है हल्के प्रश्न दे। तो ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो होता है वो बालक का होता है। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। दोस्तों, जब एक बच्चा वर्ग ही नहीं बना पा रहा है तो इस तरह से, हीरे का इस तरह से होता है ना, और 3D शेप में तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने अनुभव करा कि वो हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई महसूस करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास निरंतर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इसके अनुसार विकास एवं एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, या फिर विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जो उसने अनुमान लगाया वो सिद्धांत है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मैं आपको ये चित्र दे दूं, ये इस तरह का कुछ भी दे दूं और एक सिंपल लाइन में ये दे दूं, ठीक है, तो बच्चा जब इसी को नहीं बना पा रहा है तो वो इसको कैसे बनाएगा, है ना। तो इसीलिए व्यवस्थित क्रम में जब बच्चा ठीक से क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को, पहले रेखा बनानी, फिर कोण बनाना, फिर वर्ग बनाना, आयत बनाना, ये सब सीख जाएगा, उसके बाद वो जो है और कठिन आकृति भी बनानी शुरू कर देगा। लेकिन जब तक बच्चे में ये आकृति बनाने की कला नहीं विकसित होगी तो बच्चा जो है दूसरे चित्र और हार्ड चित्र या हीरे का चित्र कैसे बना लेगा, ठीक है। तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में जो सिद्धांत से संबंधित होती है वो है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है ना, इसके सिद्धांत के साथ संबंधित होती है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा भी नहीं है, एक ऑप्शन इनमें से है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, मैंने आपको भी बताया विकास का एक सिद्धांत होता है मस्तकेधोमुखी या फिर अधोमुखी या फिर सिरोपुच्छी, और इसको सिरस्थ भी बोलते हैं। इसके अन्य नाम देख लो, सिरस्थ हो गया, सिरोपुच्छी भी होता है, सिरोपुच्छी, और होता है अधोमुखी, मस्तके दोमुखी, मस्तके दो मुखी। ये सब क्या है? ये सब विकास के सिद्धांत के नाम है। ये एक ही विकास के सिद्धांत के नाम है ना। इसको सिरस्थ भी बोलते हैं, सिरोपुच्छी भी बोलते हैं, अधोमुखी भी बोलते हैं, मस्तके दोमुखी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ध्यान रखना, विकास क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। दोस्तों सिर से पैर की ओर क्यों होता है विकास? तो देखो सिर से पैर की ओर जब बच्चा गर्भ में जाता है, मतलब गर्भ धारण करती है कोई माँ, तो सबसे पहले बच्चे का क्या विकास होता है? सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है अंदर गर्भ के दौरान, ठीक है ना। धीरे धीरे सर से धीरे धीरे और शरीर बनेगा, छाती बनेगी, हाथ पैर बनेंगे धीरे धीरे। तो विकास जो होगा सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। देखो ये भी यही पूछ रहा, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर से सिर, पैर से सिर वाला तो ऑप्शन पहले ही काट देना। पैर से सिर की तरफ विकास कभी होता ही नहीं है ना, पैर से सिर की तरफ नहीं होता, सिर से पैर की तरफ होता है। इसीलिए सिरोपुच्छी बोला जाता है इस सिद्धांत को। सिरोपुच्छी सिद्धांत व दूर विमुख सिद्धांत भी बोला जाता है, या दूर विमुख दिशा सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आपसे ये भी पूछ सकता है दूर विमुख दिशा क्या होती है? तो दोस्तों सिर से पैर की तरफ होती है। ये दो ऑप्शन में सिर से पैर दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना मध्य से बाहर की ओर होती है, ना कि बाहर से मध्य की ओर होती है। विकास कभी भी बाहर से मध्य की ओर नहीं होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार के अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से, सीखने के तरीकों के अध्ययन से, या संचार माध्यमों के अध्ययन से। तो दोस्तों यहाँ आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ऑप्शन में, खुद ही कह रहा है कि हाँ इसका आंसर मैं हूँ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार का अध्ययन से भी है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बच्चे के सीखने के तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन संचार माध्यम, जो हम बातचीत करने का तरीका है या अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का तरीका है, इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में होता है नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है दोस्तों। किसका है कथन? ये हरलोक का,
जेम्स ट्रेवर का, मुनरो का या फिर पियाजे का। तो दोस्तों विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है हमारे हरलोक मोदी का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, हरलाक। तो दोस्तों ध्यान रखना, विकास जो होता है, विकास गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। ठीक है, विकास कैसा होता है? विकास गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है, और विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास को मापा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों वृद्धि को मापा जा सकता है, ध्यान रखना, वृद्धि को मापा जा सकता है ना। विकास क्या होता है? विकास अमूर्त होता है, विकास अमूर्त होता है, विकास दिखाई नहीं देता। दोस्तों जब आपका हाथ पैरों का विकास हुआ होगा, क्या आपने देखा? नहीं देखा ना। या आप कोई भी एक ऐसी मान लो आप मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, आपने मार्शल आर्ट सीख लिए, क्या वो किसी को दिखाई देंगे? आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं कि हाँ ये मार्शल आर्ट का विकास हो चुका है इसके अंदर, दिखाई देगा? नहीं देगा ना। वो एक कला है, वो अपने अंदर होती है, ठीक है ना। तो इसलिए विकास जो है अमूर्त होता है। दोस्तों विकास जरूरी नहीं है शरीर से संबंधित हो। देखो नई विशेषताओं, इसमें क्या लिखा है? नवीन विशेषताओं या नई विशेषताओं। नवीन का मतलब होता है नई विशेषताओं का जन्म लेना, योग्यताओं का जन्म लेना। क्या होता है? ये भी विकास कहलाता है। विकास शारीरिक भी होता है और विकास जो है बाहर भी होता है, आंतरिक और बाहर दोनों होता है। अभी आपने ऑप्शन में देखा होगा विकास कैसा होता है, विकास आंतरिक और बाहर दोनों होता है। तो किसी भी नवीन विशेषता या नई चीज की विशेषता, उसका गुण आ जाना, उसको सीख लेना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। लेकिन जब उसमें आप लगातार वृद्धि करते चलते हैं, या उसमें ज़्यादातर जो है कह सकते हैं आप उसको बढ़ाते हुए चलते हैं, तो उसको बोलते हैं वृद्धि। उसमें वृद्धि हो रही है, तब उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन जब आप उस चीज़ को शुरुआत की कर दी आपने, तो क्या हुआ? आप में एक नवीन योग्यता का जन्म हो चुका। ठीक है, इसीलिए विकास क्या है? अमूर्त होता है। दोस्तों विकास जो होता है शरीर के गुणों से भी संबंधित होता है। विकास संपूर्ण जीवन चलता है, ये मैंने आपको बताया, इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत भी बोलते हैं। विकास के फलस्वरूप जो है दोस्तों नवीन योग्यता का जन्म होता है, ठीक है ना। विकास के दौरान क्या होता है? नवीन विशेषताओं या नवीन योग्यताओं, है ना। विकास के दो फलस्वरूप या कह सकते हैं दौरान नई या फिर नवीन योग्यता या विशेषता का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। दोस्तों नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय का विकास, अवबोधन का विकास, अवबोधन की क्षमता। दोस्तों अवबोधन की क्षमता, ठीक है ना। तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता, तर्क करना, तर्क कहाँ से करते हैं? अवबोधन कहाँ से करते हैं? स्मृति मतलब याद करना, किसी चीज़ को याद रखना। कहाँ याद रखते हैं आप उसको? अपने हाथ में या अपने नोट्स बनाकर रखते हैं? नोट्स बना दिए तो उसको याद क्यों करोगे? याद कहाँ किया जाता है? मानसिक, मस्तिष्क में। तो मानसिक विकास का संबंध जो है स्मृति के विकास से भी है, तर्क एवं निर्णय से भी है, अवबोधन की क्षमता से भी है। लेकिन मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, इसका जो है शारीरिक विकास से संबंध है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन ऑप्शनों का भी आप ध्यान रखना, है ना। मानसिक विकास का संबंध किससे है? स्मृति के विकास से, तर्क एवं निर्णय से, अवबोधन की क्षमता से। जहाँ भी मानसिक की जो है संबंधित कोई टॉपिक आता है तो उसका संबंध जो है मानसिक विकास से होगा। सीटेट में ये ऐसे ही जो है क्वेश्चन है रिपीट करके दे देते हैं, लेकिन ऑप्शन बदल देते हैं और थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं, ठीक है ना। अगली बार ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि मानसिक विकास का संबंध किसके साथ है? स्मृति एवं विकास के साथ, शिक्षार्थियों की वजन एवं ऊंचाई के साथ, है ना, इस तरह से। तो ये भी ध्यान रखना, ये ऑप्शन जो गलत है ये क्यों गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा आपको, देखो दो चीज क्लियर हो गई। मानसिक विकास का संबंध किससे होता है? स्मृति से होता है, तर्क एवं निर्णय से होता है, अवबोधन की क्षमता से होता है। लेकिन शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई का संबंध मानसिक विकास से नहीं होता। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है शारीरिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्न में कौन सा विकास का नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास धीरे धीरे होता है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार विकास होता है, ठीक है ना, बच्चों में होता है, व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार ही विकास होता है बच्चों में। कोई बच्चा छोटा बड़ा, कोई बच्चा जो है काला गोरा, इस तरह से जो होते हैं, कुछ ना कुछ व्यक्ति विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है सभी बच्चे एक समान होते हैं कि सभी बच्चे 6 फुट के होंगे और उनका रंग गोरा या काला होगा, ऐसा नहीं है ना। व्यक्ति विभिन्नता, किसी बच्चे का IQ लेवल कम होता है, किसी बच्चे का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो विकास जो है व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होता है, बिल्कुल होता है। विकास धीरे धीरे होता है, बिल्कुल। दोस्तों विकास एक धीमी और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का मतलब है निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन धीमी धीमी, धीरे धीरे। विकास कैसे होता है? धीरे धीरे। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। दोस्तों विकास जो होता है क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्षेत्र में एकदम से विकास कर जाते हैं, कहीं कहीं से भी विकास हो सकता है। विकास का एक क्रम होता है और विकास क्रमबद्ध तरीके से शुरू होता है। जैसे शुरू में बच्चे के सर का विकास होता है, सर बनता है, उसके बाद में बच्चे के और शरीर के अंग बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए विकास जो है तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध भी होता है। लेकिन विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है? नहीं दोस्तों, विकास कभी भी एक निश्चित उम्र के बाद नहीं रुकता। विकास लगातार चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के मरने तक चलती रहती है, ठीक है। ये कब से चलती है? ये गर्भधारण से या फिर कह सकते हैं आप इसको गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती है, मृत्यु तक चलती रहती है। इसी को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सा विकास का नियम नहीं है? तो विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यही विकास का नियम नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। वृद्धि मूर्त होती है। मूर्त मतलब वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है। जैसे शरीर के अंग बढ़ते हैं धीरे धीरे, हाथ पैर बढ़ना, तो वृद्धि क्या होती है? दिखाई देती है, ठीक है। वृद्धि मूर्त होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? वृद्धि को मापा जा सकता है। दोस्तों वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, ध्यान रखना। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। ये जो है कह सकते हैं इसको, ये आंतरिक या बाहर कारक से नहीं होती, ये आंतरिक ही होती है, ठीक है ना, शारीरिक होती है। वृद्धि कैसी होती है? शारीरिक होती है। वृद्धि की दशा दोस्तों निश्चित नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने, ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने जो है वृद्धि को जो है सिर्फ शारीरिक माना है सॉरी, है ना। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को शारीरिक माना है। तो वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल वृद्धि मात्रात्मक होती है, मैंने भी बताया। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि जो है एक निश्चित आयु के बाद जाकर रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित आयु पर जाकर रुक जाती है, ठीक है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये सही है। पर यह पूछ रहा है कौन सा कथन नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, ये तो कथन सही है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित होते हैं, ये भी सही है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू में नहीं, ऐसा नहीं है ना। वृद्धि मूर्त होती है, मात्रात्मक होती है, इसे मापा जा सकता है, और वृद्धि शारीरिक होती है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है,
जबकि दोस्तों विकास क्या होता है? विकास अमूर्त होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। विकास आजीवन चलता है, विकास अत्यंत व्यापक होता है और विकास की दिशा निश्चित होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा यही कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों की सोच सामाजिक प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है। नहीं, बच्चों का विकास वातावरण वातावरण और आनुवंशिकता दोनों, आनुवंशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका? अंतःक्रिया का परिणाम है। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला ही ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, बच्चों का विकास एवं सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, संवेगात्मक विकास से। दोस्तों मैंने अभी बताया बच्चों की वृद्धि जो होती है किससे संबंधित होती है? वृद्धि होती है शारीरिक विकास से, क्योंकि मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को क्या माना है? केवल शारीरिक माना है। ठीक है, वृद्धि निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि क्या होती है? निश्चित आयु तक होती है। निश्चित आयु तक होती है ना। जिस क्रम में विकास होता है जब वही क्षमता बढ़ जाए। दोस्तों एक बार जो है वृद्धि की डेफिनेशन समझो, देखो कितनी बेस्ट है। जिस क्रम में विकास होता है, जिस क्रम में विकास होता है जब वही क्षमता बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। कहने का मतलब है जिस क्रम में विकास हुआ, जहां भी आपका विकास हुआ, जब वही क्षमता बढ़ जाए तो वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जिस क्रम में विकास होता है जब वही क्रम या क्षमता बढ़ जाए तो वृद्धि कहलाती है। तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है किससे? शारीरिक विकास से। हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मानव में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, भार में वृद्धि से, आकार सोच समझ या आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि से। तो दोस्तों क्या होगा? आकार सोच समझ कौशल वृद्धि से, है ना। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ कौशलों में वृद्धि से। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, परिवक्ता का संबंध किससे है? दोस्तों परिवक्ता का संबंध किससे है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों परिवक्ता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो दोस्तों परिवक्ता का संबंध होता है विकास से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, अनुवांशिकता, अभिवृद्धि या फिर गतिशीलता। दोस्तों देखो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाएगा? अभिप्रेरणा का कोई मतलब नहीं है। अभिप्रेरणा होता है मोटिवेशन, है ना, किसी चीज में अभिप्रेरित होना। इससे वृद्धि का और विकास का मतलब नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अनुवांशिकता हो सकती है, लेकिन दोस्तों वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31,
कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास किस अवस्था में हो जाता है? कल्पना शक्ति का शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, कल्पना कल्पना अमूर्त होती है, ये दिखाई नहीं देती। तो जिस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगे, ठीक है ना, उस अवस्था में बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है। तो शैशव अवस्था में तो बच्चा जो है कल्पना कर ही नहीं सकता है और बाल्यावस्था में भी नहीं कर सकता है, लेकिन किशोर अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है और कल्पना शक्ति जो है किशोर अवस्था में बच्चे में विकसित हो जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, किशोर अवस्था। कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास जो है किशोर अवस्था में हो जाता है। शुरुआत इसकी बाल्यावस्था में भी हो जाती है, ठीक है ना, बाल्यावस्था में इसकी शुरुआत हो जाती है। तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, इन सब की शुरुआत जो है, या कल्पना शक्ति, इन सब की शुरुआत बाल्यावस्था में हो जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में। लेकिन जो परिपक्व होते हैं, है ना, पूरा का पूरा विकास हो जाए, उसमें परिपक्व हो जाए, उसमें निपुण हो जाए, तो वो कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 32, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रतीकात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। दोस्तों संवेगात्मक, संवेग एक तरह के भाव होते हैं, ये क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक भी नहीं होते, संरक्षित भी नहीं होते। दोस्तों मूल प्रत्यात्मक होते हैं। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रत्यात्मक होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल प्रत्यात्मक क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक का मतलब होता है कि बच्चे में जो होती है शैशवावस्था होती है दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक। कब तक होती है ये? या जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था के दौरान बच्चा मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है या मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार करता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती है जिससे वो अपने विचारों को आपको बता सके। तो बच्चा क्या है, अपने भावों को, अपने विचारों को चिल्लाकर, रोकर, हंसकर, हाथ पैर मारकर, चीख चिल्लाकर जो बताता है, अपने भावों को जो व्यक्त करता है, उसको मूल प्रत्यात्मक व्यवहार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मूल प्रत्यात्मक व्यवहार क्या होता है। अपने भावों को प्रकट करने की क्रिया को मूल प्रत्यात्मक व्यवहार कहते हैं। शैश अवस्था में जब बच्चे जो है चीखते हैं, भूख लगने पर रोते हैं, है ना, चोट लगने पर रोने लगते हैं, तो ये सब क्या होता है, और हाथ पैर मारते हैं, चिल्लाते हैं, ये क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, जीवन का सर्वनिम्न काल किस अवस्था को माना जाता है? शैश अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ अवस्था को। स्वर्णिम काल, दोस्तों स्वर्णिम मतलब सोने जैसा समय। जीवन का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छी अवस्था, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? दोस्तों किशोर अवस्था। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये अवस्था कब से होती है? दोस्तों 12 से 18 या कभी कहीं 19 वर्ष तक होती है, ठीक है ना, 19 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल गुणात्मक होता है, वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास दिशाहीन होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो विकास दिशाहीन होता है। कौन विकास क्या दिशाहीन होता है? नहीं, ठीक है, विकास दिशाहीन नहीं होता है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। विकास कुछ समय के बाद रुक जाता है, नहीं दोस्तों, जबकि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है या एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जन्म से या गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और गर्भावस्था से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलता है। विकास गर्भावस्था से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास चलता रहता है। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है? दोस्तों नहीं, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों इसमें? विकास केवल गुणात्मक होता है? नहीं दोस्तों, शायद कुछ मिस हो गया, है ना। दोस्तों विकास केवल गुणात्मक होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, विकास गुणात्मक होता है, लेकिन वृद्धि केवल परिणात्मक नहीं होती है। वृद्धि केवल परिणात्मक नहीं होती है, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है मात्रात्मक, ठीक है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। तो हमारा जो होगा यही क्वेश्चन जो होगा सही होगा, ठीक है। मात्रात्मक और परिणात्मक, दोस्तों मात्रात्मक और परिणात्मक दोनों एक ही शब्द हैं और इसको घुमा घुमा के दे देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी इसको घुमा घुमा के दे देते हैं। जबकि विकास जो है गुणात्मक नहीं होता है,
विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। विकास केवल गुणात्मक होता है, ये कथन गलत है, क्योंकि विकास केवल गुणात्मक नहीं होता, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, विकास कुछ समय के बाद रुक जाता है, तो ये कथन भी गलत है। विकास कुछ समय के बाद नहीं रुकता है, विकास गर्भावस्था से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलता रहता है। विकास दिशाहीन है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि विकास की एक दिशा निश्चित होती है, विकास दिशाहीन नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? वृद्धि केवल मात्रात्मक या परिणात्मक होती है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को कहते हैं वर्तुलाकार विकास, रेखीय विकास, समीप दूराभिमुख विकास, सिरोपाधीय विकास। तो दोस्तों केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत। किसको क्या बोलते हैं? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो दोस्तों पहले ये देखो वर्तुलाकार। दोस्तों वर्तुलाकार सिद्धांत क्या होता है? वर्तुलाकार दोस्तों विकास वर्तुलाकार होता है, या वर्तुलाकार भी कह सकते हैं आप, इसको चक्राकार भी कह सकते हैं। ठीक है ना। विकास किस अवस्था में होता है, या विकास का कौन सा सिद्धांत है? विकास का वर्तुलाकार और चक्राकार का सिद्धांत होता है। कहने का मतलब है विकास का कोई भी क्षेत्र, कोई भी चीज़ जब अपने चरम पर पहुंच जाती है, मान लो वो अपने चरम पर पहुंच गई, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, उसमें नए क्षेत्र का विकास शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, जैसे बच्चे में दोस्तों ध्यान रखना, शुरू में 20 दांत आए, दूध के 20 दांत बच्चे में आए, ये यहाँ से बच्चे ने विकास करना शुरू करा और यहाँ बच्चे के 20 विकास के दांत आ गए। लेकिन अब वे धीरे धीरे टूटेंगे, टूटेंगे ना, धीरे धीरे टूटेंगे और उसके स्थायी दांत आएंगे। तो विकास कैसा हुआ? विकास वर्तुलाकार हुआ या चक्राकार हुआ, क्योंकि ये दांत भी एक बार टूटेंगे और टूटेंगे, जब बाद में बूढ़ा हो जाएगा तो ये दांत भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। पहले बच्चे के 20 दांत निकले दूध के, यहाँ बच्चा एक परिपक्वता प्राप्त कर चुका है विकास की, फिर धीरे धीरे वे दांत टूटेंगे, स्थायी दांत आएंगे वापस से। ठीक है ना। तो इसलिए विकास क्या है? वर्तुलाकार है या चक्राकार है। ठीक है। विकास जो है अपने चरम पर पहुंचने के बाद फिर ढलान की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। अब दोस्तों रेखीय विकास का सिद्धांत। दोस्तों रेखीय विकास का सिद्धांत तो कोई है ही नहीं। सही बात तो ये है, क्योंकि विकास जो है कभी भी रेखीय अवस्था में नहीं होता। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार अवस्था में होता है या फिर चक्राकार अवस्था में होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। सिरोपदीय। दोस्तों सिरोपदीय सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया, सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ विकास किस तरह से होता है? विकास का सिद्धांत जो है, एक सिद्धांत है सिरोपदीय, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, विकास समीप दूराभिमुख से होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। ये तीनों विकास के सिद्धांत है, लेकिन केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को कहते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये किस नियम के अनुसार चलता है, या इस सिद्धांत का और एक और नाम है केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर, जब केंद्र से बाहर की ओर विकास जो होता है, जब किस तरह से होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ये सब क्या है? बाल विकास के सिद्धांत है। तो केंद्र से परिधि की ओर, अभी लिखा ना, केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को कहते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत। केंद्र से बाहर की ओर विकास। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है विकास पहले नज़दीकी और केंद्रीय अंग में होते हैं। मतलब कहने का मतलब है विकास जो होगा पहले नज़दीकी अंग में होगा, केंद्रीय पहले, सबसे पहले केंद्रीय अंग विकसित होंगे बच्चे में, उसके बाद दूर के या बाहरी अंग विकसित होंगे। ठीक है, केंद्रीय अंग के रूप में हम कह सकते हैं कि बच्चे में रीढ़ की हड्डी का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद उसके नज़दीकी अंगों के रूप का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वृद्धि को हम सीधे सीधे नहीं माप सकते, विकास आंतरिक रूप से होता है, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों हैं,
विकास संगठनात्मक रूप से होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा गलत है। तो विकास संगठनात्मक रूप से होता है, बिल्कुल सही है। विकास परिणात्मक और गुणात्मक है, यानी परिणात्मक का मतलब होता है दोस्तों, मैंने बताया आपको, मात्रात्मक, ठीक है ना, बिल्कुल होता है। विकास आंतरिक रूप से होता है, बिल्कुल आंतरिक रूप से होता है। लेकिन दोस्तों वृद्धि को हम सीधे सीधे नहीं माप सकते, ये गलत है। जबकि वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। तो यही कथन हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोर अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय। तो दोस्तों कौन सा होगा? भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जन्म से पहले का समय तो कोई है नहीं, जब जन्म ही नहीं हुआ तो उससे पहले का समय क्या होगा? ना ही मध्य बचपन का समय, ना ही किशोर अवस्था। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। दोस्तों विकास किस तरह से बढ़ता है? तो मैंने भी बताया था, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, असाधारण से साधारण की ओर, असाधारण से साधारण की ओर। तो दोस्तों विकास जब भी बढ़ता है, ध्यान रखना, साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यही वाला ऑप्शन है ना, इसको उल्टा करके दे दिया। तो विकास जो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? वृद्धि की, यह एक मात्रात्मक पहलू है। दोस्तों बिल्कुल है, यह एक मात्रात्मक पहलू है, मुझे पता है, ठीक है। वृद्धि को मापा जा सकता है, तो इसलिए ये मात्रात्मक पहलू है। यह मापने योग्य नहीं है। तो दोस्तों देखो, ये यहीं पे ही पकड़ लिया। यहाँ पे कह रहा है एक मात्रात्मक पहलू है, बिल्कुल है, और कह रहा है ये मापने योग्य नहीं है। जब वृद्धि मात्रात्मक है तो वृद्धि को माप सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वृद्धि को माप सकते हैं। तो यह एक मात्रात्मक है, यह पहलू है, यह जीवन पर्यंत है, यह जीवन पर्यंत है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, बिल्कुल यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। यह जीवन पर्यंत है। दोस्तों जीवन पर्यंत का मतलब है जब तक जीवन है तब तक एक निश्चित आयु तक जो वृद्धि होती है, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, ठीक है ना, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित आयु के दौरान या निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन हाँ ये भी सच है कि जहाँ जिस क्षेत्र में विकास हुआ हो उस क्षेत्र को बढ़ जाने को वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है ये ऑप्शन भी आपका राइट हो, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो यही है कि यह मापने योग्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो यह मापने के योग्य नहीं है, यही कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है और इसको माप सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, दोस्तों मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो दोस्तों मानव विकास क्या है? दोस्तों जब किसी जीव या प्राणी में किसी विशेषता का जन्म ले लेना, किसी भी विशेषता का जन्म ले लेना जो उसमें क्षमता मौजूद नहीं थी, जो उसमें विशेषता मौजूद नहीं थी, उसका जन्म ले लेना विकास कहलाएगा, ठीक है ना। और विकास दोस्तों किसी भी क्षेत्र में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। विकास किसी भी क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, किसी भी क्षेत्र में सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ एक बार होगा। सपोज करो आपके सिर का विकास हुआ तो सिर एक बार ही बनाना, कोई बार बार रावण की तरह 10 सिर थोड़ी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो विकास किसी भी क्षेत्र में एक बार होगा। तो मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी इसको माप नहीं सकते हैं, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो दोस्तों ध्यान रखना, विकास जो होता है अमूर्त होता है, ठीक है। विकास क्या होता है?
गुणात्मक व मात्रात्मक या और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास आजीवन चलता है। विकास का क्षेत्र जो है बहुत अत्यंत व्यापक होता है। तो मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक है ना, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर CTET की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।